X2 राब्ता होते ही दूसरी तरफ से चीफ की मखसूस आवाज सुनाई दी। अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्शन, इस फ्लैट खुद बोल रहा हूँ। मेरे साथ जनाब सफदर यार जंग बहादुर और सदाबहार जनाब कैप्टन शकील साहब भी मौजूद हैं। आपने तो मुझे चेक न देने की जैसे कसम उठा रखी है, क्योंकि कोई मिशन ही आप हमें नहीं सौंप रहे, जबकि सुलेमान डंडा लेकर हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता है। हेलो हेलो, अरे अरे। इमरान ने नॉन स्टॉप बोलते बोलते यकलक हड़बड़ाते हुए लहजे में कहा, क्योंकि दूसरी तरफ से राब्ता खत्म कर दिया गया था। कमाल है, अब शिकवा सुनना भी पसंद नहीं है, कम से कम सुन तो लेना चाहिए। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब प्लीज, चीफ अगर आपका लिहाज करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उससे भी मजाक शुरू कर दे। सफदर ने कहा, मैं तो अपना रोना रो रहा था, मजाक तो उसने किया है कि दास्तान गुर्बत सुनने की बजाय राब्ता ही खत्म कर दिया। इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा, लेकिन साथ ही वो एक बार फिर नंबर प्रेस करने लग गया था। X2 राब्ता होते ही दूसरी तरफ से चीफ की आवाज सुनाई दी। एक्स कहते हैं साबिक को, जैसे एक्स जनरल, एक्स बेकार, और 2 कहते हैं 2 को। इस तरह X2 का मतलब हुआ कि 2 दफा का साबिक। इमरान ने एक बार फिर अपने मखसूस लहजे में बोलना शुरू कर दिया तो सफदर के चेहरे पर तशवीश के तासुरात उभर आए। उसे खतरा था कि अब इमरान चीफ के गुस्से का शिकार होगा। तो तुम चाहते हो कि तुम्हें जिंदा दफन कर दिया जाए, क्यों? दूसरी तरफ से गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। ये दफन क्या कफन का मुतबादिल है कि जिंदा को दफन और मुर्दे को कफन। वाह, क्या जमाना आ गया है, नए नए कारोबार सामने आ रहे हैं। इमरान अभी तक अपने मखसूस मूड में था। इट इज माई लास्ट वार्निंग, इस बार अगर तुमने बकवास की तो मैं सफदर को हुक्म दे दूंगा कि वो तुम्हें गोली मार दे। दूसरी तरफ से पहले से भी ज्यादा गुर्राते हुए लहजे में कहा गया। सफदर को आप मेरे कत्ल के जुर्म में फांसी चढ़ाना चाहते हैं, जबकि सफदर मेरा दोस्त है, इसलिए सफदर की जान बचाने के लिए मजबूरन मुझे संजीदा हो जाना पड़ेगा। तो सुनिए जनाब चीफ साहब, ग्रेटलैंड की सरकारी हार्ट एजेंसी ने पाकिशा के खिलाफ एक खौफनाक मिशन तैयार किया है। पाकिशा और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर कोई खुफिया लेबोरेटरी तामीर की गई है। वो इस लेबोरेटरी को ट्रेस करके तबाह करना चाहते हैं। इसकी इत्तला मुझे शुक्रान के चीफ एजेंट कर्नल चुशान ने दी। फिर सफदर और कैप्टन शकील ने मेरे कहने पर काम शुरू कर दिया और उन्होंने हार्ट एजेंसी के सुपर एजेंटों को ट्रेस कर लिया। वो यहाँ दारुल हुकूमत में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ सर सुल्तान की रिहाइशगाह पर हमला हुआ और वहाँ सर सुल्तान समेत सबको बेहोश कर दिया गया। फिर सर सुल्तान को होश आया तो उन्होंने चेक किया कि रिहाइशगाह जहाँ ये वाकया हुआ था कोई नुकसान तो ना हुआ था। मैंने टाइगर को हमला आवारों को ट्रेस करने का कह दिया, लेकिन सफदर और कैप्टन शकील ने उस वक्त तक मजीद काम करने से इनकार कर दिया जब तक बकौल उनके चीफ इजाजत नहीं देता। जबकि बेचारा अली इमरान छोटा सा चेक हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में तफसील बताते हुए कहा, लेकिन आखिर में वो एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक पटड़ी से उतर गया था। ग्रेटलैंड की हार्ट एजेंसी के सुपर एजेंट बाटले की बात कर रहे हो तुम? उसे होटल में देखा गया है। वो वहाँ जनरल मैनेजर फखरुद्दीन के ऑफिस में काफी देर रहा और उनके साथ पाकिशा का एक साइंसदान डॉक्टर जफर भी वहाँ मौजूद रहा है। फिर बाटले और उसके तीनों साथी पामेला, एटर और टोनी डॉक्टर जफर को साथ लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ी इलाके के आगाज में किसी टाउन गए हैं। मेरा ख्याल था कि इस मामले की इंक्वायरी मिलिट्री इंटेलिजेंस से कराई जाए, क्योंकि वो इन इलाकों को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अगर तुम इस केस पर काम शुरू कर चुके हो तो फिर तुम टीम समेत काम करो और फिर मुझे रिपोर्ट दो। दूसरी तरफ से X2 ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो इमरान के चेहरे पर हकीकी हैरत के तासुरात उभर आए। वो सोच रहा था कि ब्लैक जीरो को इस बारे में मालूमात कैसे मिल गई हैं, जबकि ये मालूमात उनके पास भी न थी। हैरत है चीफ, आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आपके पास आईना जमशेद हो, ऐसा आईना जिसमें आने वाले हालात और वाकयात को पेशगी देखा जा सकता हो। इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे बेशुमार जराये से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तुम इस बात को छोड़ो और केस को डील करो। चीफ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। अरे अरे मेरा चेक, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अभी मिशन खत्म नहीं हुआ और आपने चेक का शोर मचा दिया है। सफदर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, क्योंकि सुलेमान इस दौरान खामोशी से चाय और बिस्किट सर्व करके उसी तरह खामोशी से वापस चला गया था। अरे अगर पेशगी कुछ मिल जाए तो कम से कम सुलेमान की खामोशी तो टूट जाएगी। इमरान ने चाय का सिप लेते हुए कहा, जब वो बोलता है तो आप नाराज हो जाते हैं और जब वो खामोश हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। सफदर ने कहा, सफदर, हमें मिशन के बारे में बात करनी चाहिए। खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने संजीदा लहजे में कहा, चीफ ने आधा केस तो खुद ही हल कर दिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस हार्ट एजेंसी का टारगेट पाकिशा और शुक्रान के मुश्तरका सरहद पर मौजूद खुफिया लेबोरेटरी है। उसे ट्रेस करने के लिए कोशिश की जा रही है। कोई डॉक्टर जफर और होटल ब्रिज का जनरल मैनेजर
फखरुद्दीन भी उनके साथी हैं। अभी चीफ ने बताया है कि बाटले होटल ब्रिज में आकर डॉक्टर जफर और फखरुद्दीन से मिला है, इसलिए कोठी में 3 अफराद मौजूद थे। अब वो हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए उस पहाड़ी इलाके में गए हैं। हमें उनको तलाश करना है और फिर उनका खात्मा करना है। सफदर ने मुसलसल बोलते हुए कहा, हमें इस फखरुद्दीन से पूछगुछ करनी चाहिए। कैप्टन शकील ने कहा, इसकी फौरी जरूरत नहीं, हमें उनका ताकुब करना है, वरना हम यहाँ पूछगुछ करते रह जाएंगे और वो मिशन मुकम्मल कर लेंगे। इमरान ने कहा, तो फिर हमें भी हेलीकॉप्टर सर्विस हायर करनी पड़ेगी। सफदर ने कहा, हाँ चलो उठो, हेलीकॉप्टर सर्विस से बात करके वहाँ पहुंचे। इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों उठ खड़े हुए। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, अली इमरान, एमएससी डीएससी ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? इमरान ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो सफदर और कैप्टन शकील भी वापस कुर्सियों पर बैठ गए। बॉस, मैंने सुराग लगा लिया है। ये 4 अफराद थे, एक औरत और 3 मर्द, चारों ग्रेटलैंड नजाद थे। ये रात के 2:30 बजे कॉलोनी की उगबी तरफ के आरजी खुलने वाले रास्ते से अंदर गए और सर सुल्तान की कोठी की उगबी दीवार से अंदर कूद गए। जिस आदमी ने मुझे बताया है वो वहाँ से कुछ फासले पर एक छोटे से कमरे में रहता है। वो चौकीदार है, लेकिन इन दिनों बीमार था, इसलिए उसने छुट्टी ले रखी थी। उसने मुझे बताया कि ये वापस भी उसी रास्ते से गए हैं। उसने उनके मुंह से 2 लफ्ज सुने हैं, पारस और लेबोरेटरी। टाइगर ने दूसरी तरफ से तफसील बताते हुए कहा, ओ, मुझे कंफर्म कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी रिपोर्ट मिली है कि ग्रेटलैंड नजाद 4 अफराद का एक ग्रुप साइंसदान डॉक्टर जफर से मिला है और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ी इलाके की तरफ गया है। बहरहाल तुम हेलीकॉप्टर सर्विस ऑफिस में जाओ और मालूम करके मुझे बताओ कि इस ग्रुप ने हेलीकॉप्टर सर्विस हासिल की है तो कहाँ तक के लिए, क्या उनके साथ और भी कोई मौजूद था या ये चारों ही थे? इमरान ने कहा, यस बॉस, लेकिन आप पारस और लेबोरेटरी के अल्फाज के बारे में क्या कंफर्म कराएंगे? मैं समझा नहीं। टाइगर ने कहा, तुम्हारा समझना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि शुगरान के सेंट्रल इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल चुचान ने मुझे फोन करके बताया कि पाकिस्तान और शुगरान के मुश्तरका सरहद पर एक इंतहाई खुफिया लेबोरेटरी जिसका कोड नाम पारस है के खिलाफ ग्रेटलैंड के हार्ट एजेंसी के एजेंट बाटले और उसके साथी काम कर रहे हैं। मैंने सर सुल्तान से बात की तो उन्होंने बताया कि ये लफ्ज उस मुआहदे में भी मौजूद है जो उन्होंने शुगरान से किया है, और बाटले और उसके साथियों ने भी यही बात सर सुल्तान के लाशोर से मालूम कर ली होगी। लेकिन सर सुल्तान चूंकि वहाँ कभी नहीं गए, इसलिए उन्हें मजीद मालूमात नहीं मिली होगी, और यकीनन ये मालूमात हासिल करने के लिए उन्होंने साइंसदान डॉक्टर जफर से राब्ता किया होगा। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है बॉस? क्या मैं सिर्फ हेलीकॉप्टर सर्विस से मालूमात हासिल करूं या उनके पीछे भी जाऊं? टाइगर ने कहा, मैं सफदर और कैप्टन शकील तीनों हेलीकॉप्टर सर्विस पर पहुंच रहे हैं। तुम उस इलाके के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराओ और जहां वो ग्रुप गया है वहां जाकर उन्हें तलाश करेंगे। तुमने भी साथ जाना है। इमरान ने कहा, ओके बॉस। टाइगर ने जवाब दिया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। बाटले अपने 2 साथियों पामेला और टोनी के साथ पहाड़ी पोर नामी एक बड़े कस्बे के एक सियाहती होटल के कमरे में मौजूद था। वो पाकिस्तान दारुल हुकूमत से हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए यहाँ पहुंचे थे, और चूंकि उन सब के पास बैनुल अक़वामी सियाहती कार्ड मौजूद थे, इसलिए सियाहती होटल में उन्हें आसानी से कमरे मिल गए थे। बाटले ने वहाँ के सियाहती सेंटर को फोन करके नए मॉडल और ताकतवर इंजन की हामिल एक जीप भी हायर कर ली थी। बाटले दरअसल नादर ड्राइवर से मिलना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर जफर के बयान के मुताबिक लास्ट स्टॉप तक पहुंचने का रास्ता ड्राइवर नादर को मालूम था और वही मुसलसल वहां आता जाता रहता था। बकौल डॉक्टर जफर, नादर ड्राइवर का घर पराश टाउन में था, जो एक छोटा सा कस्बा था। चूंकि जीप और रिहायशी सहूलियात भी चाहिए थी, इसलिए बाटले ने बराह रास्त नादर के गांव जाने के यहाँ पहाड़पुर में सुकूनत इख्तियार की थी। फिर उसने जीप लेकर डॉक्टर जफर और एडन को नादर के गांव भेजा था ताकि वो उसे अपने साथ ले आए और उससे मालूमात हासिल की जा सके। बाटले को यकीन था कि भारी मुआवजे के एवज नादर आसानी से मालूमात देने पर आमादा हो जाएगा, क्योंकि उसका ख्याल था कि एशिया के लोग दौलत की खातिर अपने आप को भी फरोख्त करने के लिए तैयार रहते हैं। बाटले, मेरे लिए कॉफी मंगवा लो, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, पामेला ने कहा तो बाटले चौंक पड़ा। कॉफी क्यों? तुम तो शराब की रसिया हो, फिर कॉफी क्यों तलब कर रही हो? खैरियत है? बाटले ने शरारत भरे लहजे में कहा, ऐसी बातें करके मजीद बोर मत करो, ये छोटा सा टाउन है, यहाँ अच्छी शराब कहाँ से मिलेगी? पामेला ने मुंह बनाते हुए कहा तो बाटले बेख्तियार हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कोई जोक सुना दिया है? पामेला ने मुंह बनाते हुए कहा, ये इलाका स्मगलिंग का रूट है और ये कस्बा मौजूद ही अपने जुराइम पेशा अफराद की वजह से है।
यहाँ दुनिया की हर ब्रांड की शराब मिल जाती है और हम सयाह हैं और हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता मकामी अफराद की शराब नवेशी के खिलाफ यहाँ सख्त कवानीन है। बाटले ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर मंगवाओ, तुमने मंगवाई क्यों नहीं अब तक? पामेला ने खुश होते हुए कहा और बाटले ने फोन का रिसीवर उठाकर रूम सर्विस को कमरे में शराब भेजने का ऑर्डर देकर रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद शराब सर्व कर दी गई और वो तीनों शराब पीने में मसरूफ हो गए। बॉस, इस डॉक्टर जफर का आप क्या करेंगे? ये तो हमारे खिलाफ अहम गवाह बन सकता है। खामोश बैठे हुए टोनी ने कहा, फिक्र मत करो, जब तक किसी आदमी की हमें जरूरत होती है तब तक वो जिंदा रहता है। जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो फिर इस दुनिया को भी उसकी जरूरत नहीं रहती। बाटले ने शराब का सिप लेते हुए मुस्कुराकर कहा तो पामेला और टोनी दोनों बेख्तियार हंस पड़े। इसका मतलब है कि जब तक तुम्हें मेरी जरूरत रहेगी तुम मुझे जिंदा रहने दोगे, जब जरूरत खत्म होगी तो तुम मुझे खत्म कर दोगे। पामेला ने शरारत भरे लहजे में कहा, मुझे जिंदा रहने के लिए इन चीजों की जरूरत लाजमी पड़ती है, सूरज, हवा, पानी और पामेला वगैरह वगैरह। बाटले ने कहा तो कमरा उनके मुश्तरका कहकहों से गूंज उठा। फिर अभी वो शराब पी ही रहे थे कि एडन, डॉक्टर जफर और एक अजनबी इंसान के साथ अंदर दाखिल हुआ जो यकीनन नादर था। बाटले और उसके साथियों ने उठकर डॉक्टर जफर और नादर का इस्तकबाल किया। नादर वर्जिशी जिस्म का मकामी आदमी था। उसकी थोड़ी की मखसूस साख देखकर बाटले समझ गया कि वो फितरतन लालची इंसान है, इसलिए उसे यकीन हो गया कि वो दौलत के लिए अपने मुल्क के खिलाफ काम करने से भी गुरेज नहीं करेगा। रस्मी फिक्रात की अदायगी के बाद वो सब उस कमरे से उठकर अंदरूनी कमरे में जाकर बैठ गए, क्योंकि बाटले को शुबा था कि वेटर छुपकर उनकी बातें न सुन रहा हो, क्योंकि उसे कई बार ये तजुर्बा हुआ था कि वेटर ऐसी बातों की खोज में रहते हैं जिनसे गैर मुल्की सयाहों को ब्लैकमेल किया जा सके। डॉक्टर जफर साहब, क्या आपने नादर को बता दिया है कि हम उससे क्या चाहते हैं? बाटले ने कहा, हाँ, मैंने बता दिया है कि आप उस लेबोरेटरी और दिगर लेबोरेटरियों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत किताब लिखने के लिए काम कर रहे हैं और आप मुआवजा देने में बेहद फयाज है। डॉक्टर जफर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं जनाब, खुलकर बात करें। नादर ने पहली बार बात करते हुए कहा, सिर्फ इतना, क्या आप हमें उस लास्ट स्टॉप तक पहुंचा दे जहां आप डॉक्टर जफर को साथ ले गए थे। बाटले ने कहा, उसके बाद क्या होगा? नादर ने कहा, कुछ नहीं, हम वहाँ का नक्शा बनाएंगे और वापस आ जाएंगे। वो नक्शा हम किताब में शाये करेंगे और साथ लिख देंगे कि इसके बाद का रास्ता खुफिया है। बाटले ने कहा, ये काम तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी कर सकता हूँ, बल्कि आपको कागज पर पूरे रास्ते का नक्शा बनाकर दे सकता हूँ। नादर ने जवाब देते हुए कहा, हमने ऐसा करना होता तो हम वेलिंगटन में बैठकर भी किताब लिख देते। हमने हर चीज को अपनी आंखों से देखना है और फिर लिखना है। बाटले ने कहा, ठीक है, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। आप मुझे कितना मुआवजा देंगे? नादर ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, $1,00,000। बाटले ने जवाब देते हुए कहा, ये बहुत थोड़े हैं, आप मुझे $5,00,000 दे तो मैं आपको न सिर्फ वहां पहुंचा दूंगा बल्कि रास्ते के बारे में भी तफसील बताता रहूंगा ताकि आप पूरे रास्ते का नक्शा बना सके। नादर ने कहा, ओके डन। बाटले ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, डन। नादर ने बड़े मसरत पर लहजे में कहा और बाटले के बढ़ाए हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। बाटले ने जेब से चेक बुक निकाली और 5 लाख का गारंटेड चेक लिखकर उसे बुक से अलहदा किया और चेक नादर की तरफ बढ़ा दिया। नादर ने चेक लेकर चंद लम्हों तक बगौर उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ये कितने दिनों में कैश होगा? नादर ने चेक जेब में रखते हुए कहा, मुझे यहाँ के बैंकिंग निजाम का इल्म नहीं, एक्रीमिया में तो बहुत कम वक्त लगता है। बाटले ने दानिस्ता गोलमोल से लहजे में कहा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द कैश हो जाए, फिर मैं आपके साथ जाऊंगा। नादर ने कहा, ये गारंटेड चेक है और हर सूरत में कैश हो जाएगा। अब अगर मैं भी चाहूँ तो इसे कैश होने से नहीं रोक सकता। तुम डॉक्टर जफर साहब से पूछ लो। बाटले ने कहा तो डॉक्टर जफर ने न सिर्फ बाटले की बात की तायद कर दी बल्कि अपनी जेब से वैसे ही गारंटेड चेक निकालकर उसे दिखाया तो नादर के चेहरे पर मजीद इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ओके, फिर कब चलना है? नादर ने कहा, बस आप कुछ खा पी ले फिर रवाना हो जाएंगे। बाटले ने कहा, फास्ट फूड साथ रख ले वरना हमें वहां पहुंचते पहुंचते रात पड़ जाएगी और कुछ नजर नहीं आएगा, या फिर आप अलल सुबह रवाना हो ताकि पिछले पहर तक वहां पहुंच सके। नादर ने जवाब देते हुए कहा, ओके, अभी चलते हैं, फास्ट फूड मंगवा लेते हैं। बाटले ने फोन के रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और फिर उसने 6 अफराद के लिए फास्ट फूड का ऑर्डर दे दिया। 6 अफराद, लेकिन आप तो 5 जा रहे हैं, 4 आप और 1 नादर। डॉक्टर जफर ने हैरान होते हुए कहा, आप भी हमारे साथ जा रहे हैं ताकि आप हमें कंफर्म कर सके कि वाकई ये वही रास्ता है। बाटले ने कहा, आप बेफिक्र रहे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। नादर ने बाटले की बात का मतलब समझते हुए कहा,
फिर भी अगर किताब में कंफर्मेशन के बारे में लिख दिया जाए तो क्या हर्ज है? बार्टले ने कहा। सॉरी मिस्टर बार्टले, मेरा यहाँ तक आपसे मुआहदा था कि आप मैं आपको नादर से मिलवा दूं। ये काम हो गया है, अब मैं वापस जाऊंगा। मेरे काम का वैसे ही बहुत खर्च हो रहा है। डॉक्टर जफर ने बड़े रूखे से लहजे में कहा। आपके काम में वाकई खर्च हो रहा है, मैं इसके लिए मजीद मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, बार्टले ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से चेक बुक निकाली। आप वाकई काम करना और काम लेना जानते हैं, डॉक्टर जफर ने इस बार मसरत भरे लहजे में कहा। ये ले, ये $1,00,000 का गारंटेड चेक है। बार्टले ने चेक लिखकर उसे बुक से अलहदा करके डॉक्टर जफर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स, अब मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ, डॉक्टर जफर ने कहा। तो बार्टले के साथ साथ नादर भी बेख्तियार हंस पड़ा। सर, आप वहाँ पहुँचने के बाद क्या करेंगे? नादर ने कहा, बस देखकर नक्शा बनाकर और तुमसे और डॉक्टर जफर से कंफर्म करके वापस आ जाएंगे, बार्टले ने कहा। ठीक है, फिर मैं भी इसी जीप से वापस आ जाऊंगा, वरना मुझे अपनी जीप ले जानी पड़ती, नादर ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, बार्टले ने कहा और नादर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो सब जीप में सवार उस इलाके की तरफ बढ़े चले जा रहे थे जहाँ से रास्ता पारस लेबोरेटरी को जाता था। ड्राइविंग सीट पर नादर था, जबकि साइड सीट पर बार्टले और उगबी सीटों पर पामेला, एडन, टोनी और डॉक्टर जफर मौजूद थे। उगबी खाली हिस्से में सिया रंग के लेदर से बना हुआ एक बैग मौजूद था। इस बैग में क्या है मिस्टर बार्टले? रवानगी के वक्त डॉक्टर जफर ने बार्टले से मुखातिब होकर पूछा। कैमरा और हिफाजती पिस्टल्स, बार्टले ने लापरवाही से लहजे में जवाब दिया और डॉक्टर जफर ने भी मुतमईन होकर इस बात में सर हिला दिया। मिस्टर बार्टले, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उस लास्ट स्टॉप से आगे जाने की कोशिश की तो वहाँ ऐसे हिफाजती इंतजाम मौजूद हैं कि आपको इल्म भी न होगा और कहीं से भी आप पर शुआ पड़ेगी और आप एक लम्हे में जलकर राख का ढेर बन जाएंगे, नादर ने कहा। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, बार्टले ने जवाब देते हुए कहा। मेरा जो फर्ज था मैंने अदा कर दिया, नादर ने कहा। लेकिन बार्टले ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद मुख्तलिफ बातें शुरू हो गई और फिर वक्त गुजरने का पता ही न चला और वो उस पहाड़ी के दामन में पहुंच गए जहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू होता था। जहाँ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कारिश था। कारिश में मकामी पहाड़ी लोग रहते थे। वो पहाड़ों से लकड़ियां काट कर लाते थे, जहाँ से लकड़ी के व्यापारी आकर लकड़ी ले जाते थे। ये ऐसी लकड़ी थी जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में थी और ये आमतौर पर नायाब लकड़ी थी। लेकिन सदियों से इस इलाके में रहने वाले इन दुश्वार गुजार पहाड़ों में न सिर्फ ऐसे स्पॉट जानते थे जहाँ से लकड़ी मिल जाती थी, बल्कि वहाँ के ऐसे रास्ते भी जानते थे जहाँ से वो लकड़ी को कांधे पर लाद कर पैदल ही वापस गाँव पहुँच जाते थे। लकड़ी की चूंकि काफी कीमत मिल जाती थी, इसलिए वो वहाँ कदरे खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। ये सारी बातें बार्टले और उसके साथियों को नादर ने बताई थी। हुकूमत इस सिलसिले में कोई मुदाखलत नहीं करती। इस कदर कीमती लकड़ी को अगर हुकूमत खुद फरोख्त करे तो भारी रकम कमा सकती है, बार्टले ने कहा। यहाँ सदियों से ये काम हो रहा है, इसलिए हुकूमत मुदाखलत नहीं करती, नादर ने जवाब दिया। तो बार्टले ने इस बात में सर हिला दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जीप पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरने लगी तो बार्टले और उसके साथियों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। उनकी वही हालत थी जो पहले नादर के साथ जाते हुए डॉक्टर जफर की हुई थी, लेकिन इस बार डॉक्टर जफर मुतमईन बैठा हुआ था। मेरे तस्वुर में भी न था कि इस कदर दुश्वार गुजार रास्तों पर भी इतनी बड़ी जीप को बाहिफाजत चलाया जा सकता है। वेल डन नादर, तुम वाकई ड्राइविंग के प्रिंस हो। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ एक्रीमिया चलो, तुम वहाँ हीरो बन जाओगे और ड्राइविंग के बैनुल अक़वामी अवार्ड जीत सकते हो, जिसके बाद तुम वहाँ लॉर्ड बनकर रहोगे, बार्टले ने कहा। यह आपकी मेहरबानी होगी जनाब, मैं तैयार हूँ, नादर ने खुश होते हुए कहा। ओके, फिर वापसी पर एक्रीमिया ले जाने का लाए अमल तय करेंगे, बार्टले ने कहा। फिर मुसलसल सफर करते हुए वो कई घंटों बाद लास्ट स्टॉप पर पहुंच गए। ये पहाड़ियों के दरमियान एक खासी बड़ी मुस्तैद जगह थी और इर्द गिर्द ऊंची पहाड़ियां थी। नादर ने जीप रोकी और वो सब नीचे उतर आए। यहाँ से आपको किस तरह ले जाया गया था डॉक्टर जफर? बार्टले ने डॉक्टर जफर से मुखातिब होकर कहा।